नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। स्वीडन और फिनलैंड नाटो में औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए मंगलवार को करेंगे एक्सेशन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर। नाटो महासचिव ने कहा कि नाटो सभी सहयोगियों फिनलैंड और स्वीडन की भी करेगा रक्षा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की चेतावनी। फिनलैंड और स्वीडन में सैनिकों की तैनाती पर रूस देगा माकूल जवाब। नाटो देशों ने पहली बार चीन को माना कि सुरक्षा हितों और मूल्यों के लिए चुनौती। नाटो प्रमुख ने रूस और चीन के बीच बढ़ते संबंधों को बताया नाटो सहयोगों के लिए बड़ा खतरा। चीन का पलटवार, कहा चीन राष्ट्रीय हितों को गलत ढंग से किया जा रहा है परिभाषित। रूस ने काला सागर में स्थित रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण द्वीप स्नेक आइलैंड को छोड़ने का किया दावा। रूस ने कहा कि दुनिया की मदद के लिए गेहूं निर्यात को दिया रास्ता। यूक्रेन ने कहा उसकी सेना ने रूसी सेना को आइलैंड से भागने पर किया मजबूर। इजरायल की संसद भंग, शून्य के मुकाबले 92 मतों से संसद को भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर। 4 साल में 5वीं बार देश में होंगे आम चुनाव। 1 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। यार लैपिड शुक्रवार को बनेंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। 36 साल बाद एशिया के प्रसिद्ध राजनीतिक घराने की सत्ता में हुई वापसी। उनके तानाशाह पिता मार्कोस सीनियर 1986 में सत्ता से किए गए थे अपदस्थ। मार्कोस जूनियर ने अतीत की कड़वी यादों को भूल सभी से मिलकर नए फिलीपींस को गढ़ने का किया आह्वान। तो चलिए खबरों की शुरुआत रूस और यूक्रेन से करते हैं। और ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच नाटो देशों ने पहली बार चीन को रणनीतिक प्राथमिकता में शामिल किया है। मैड्रिड में आयोजित बैठक में नाटो ने कहा कि चीन की महत्वाकांक्षा और पीड़ा देने वाली नीतियां पश्चिमी देशों के हितों, सुरक्षा और मूल्यों के लिए चुनौती बन गई है। नाटो ने अगले दशक के लिए अपना ब्लूप्रिंट जारी किया और इसमें चीन को लेकर चेतावनी दी गई है। इस दस्तावेज में रूस के खिलाफ सबसे कठोर भाषा का इस्तेमाल किया गया है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोलबर्ग ने कहा कि चीन बड़े पैमाने पर अपनी सेना को बना रहा है। इसमें परमाणु हथियार, पड़ोसियों को डराना और ताइवान को धमकी, आधुनिक तकनीक की मदद से अपने नागरिकों की निगरानी और उनका नियंत्रण, रूस के झूठ को फैलाना शामिल है। और नाटो महासचिव जेंस स्टोलबर्ग ने कहा है कि स्वीडन और फिनलैंड मंगलवार को औपचारिक रूप से गठबंधन में शामिल होने के लिए नाटो परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करेंगे। नाटो प्रमुख की ये टिप्पणी तुर्की द्वारा अपने विरोध को वापस लेने के बाद आई है। तुर्की दोनों देशों की सदस्यता को लेकर आपत्ति जता रहा है, लेकिन मंगलवार को तीनों देश एक समझौते पर सहमत हुए थे। हालांकि दोनों देशों को नाटो का हिस्सा बनने और गठबंधन के सामूहिक रक्षा खंड से लाभ उठाने की अनुमति देने के लिए सभी 30 सदस्यों की परिग्रहण प्रोटोकॉल पर मुहर लगनी जरूरी है। नाटो के इस कदम को यूरोपीय सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव माना जा रहा है। और रूस यूक्रेन युद्ध के 4 महीने हो गए हैं, या यूं कहें कि लगातार गोलीबारी, तोपों की गड़गड़ाहट के 4 महीने हो गए हैं। बर्बाद होते यूक्रेन के शहरों और गांवों के 4 महीने हो गए हैं, या टूटते बिखरते सपनों के 4 महीने हो गए हैं। पर आज अर्थव्यवस्था के मोर्चे से कुछ बेहतर खबर है, और वो ये कि रूस ने काला सागर द्वीप को छोड़ने का दावा कर दिया है ताकि बढ़ते खाद्यान्न संकट को कम किया जा सके। रूस और यूक्रेन की जंग को 4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। नए इलाके पर नियंत्रण को लेकर रूस लगातार हमलावर है, तो वहीं यूक्रेन रूसी आक्रामकता को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा है। इस दौरान ऐसा पहली बार हुआ जब रूस ने यूक्रेन की किसी जगह को अपनी मर्जी से छोड़ा हो। रूस ने रणनीतिक रूप से काफी अहम माने जाने वाले काला सागर में स्थित स्नेक द्वीप को छोड़ने का दावा किया है। इस आइलैंड के करीब से ही यूक्रेन के कृषि और गेहूं का निर्यात होता है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसे मानवीय आधार पर छोड़ने की बात कही है। इस आइलैंड को जिम्नी आइलैंड भी कहा जाता है।
30 июня в качестве... हमने स्नेक आइलैंड से सैनिक वापस बुला लिए हैं। हम नहीं चाहते कि मानवता के लिए कोई संकट पैदा हो, इसलिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसने तभी साफ कर दिया था कि वो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। इसी रणनीति के तहत रूसी सेना ने स्नेक आइलैंड पर भारी बमबारी की और उस पर कब्जा कर लिया। इसकी वजह से यूक्रेन के तमाम निर्यात बंद हो गए। पश्चिमी देशों का आरोप है कि इसका खामियाजा सीधे तौर पर दुनिया को भी भुगतना पड़ा। उनका कहना है कि रूस की नाकेबंदी के कारण यूक्रेन के गेहूं और दूसरे कृषि उत्पाद अन्य देशों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसके चलते वैश्विक खाद्यान्न संकट पैदा हो गया है। हालांकि रूस इन आरोपों से साफ इनकार करता रहा है, लेकिन अब रूस खाद्यान्न आपूर्ति बहाल करने के लिए गलियारा बनाने के उद्देश्य से स्नेक आइलैंड को छोड़ने का दावा कर रहा है। हालांकि दूसरी तरफ यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने रूसी सेना को आइलैंड से भागने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेन रूस के दावे को हास्यास्पद बता रहा है। यूक्रेन की सेना ने कहा है कि मिसाइलों और बमबारी ने रूस को बंदरगाह शहर ओडेशा और स्नेक द्वीप छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। खुफिया अधिकारियों ने स्नेक आइलैंड पर हमले में हथियारों के सैन्य वाहनों के भारी नुकसान की पुष्टि की है। इसका मतलब है कि हमला प्रभावी था। उधर रूसी सेना ने लिसिचांस्क के अलावा सुमी, खार्किव और निकोलाएव में यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया है। लुहांस्क बलों ने लिसिचांस्क के अंदर और बाहर सभी मुख्य सड़कों पर नियंत्रण करने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेनी सैनिक अभी भी कई ग्रामीण इलाकों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सेना ने लिसिचांस्क रिफाइनरी के पास यूक्रेनी सशस्त्र बलों की 10वीं माउंटेन असाल्ट ब्रिगेड को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच मैड्रिड में चल रहे नाटो सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ये सैन्य संगठन यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद और मजबूत हुआ है। अनुच्छेद 5 को लेकर प्रतिबद्धता और एक पर हमला सभी पर हमला है और हम नाटो क्षेत्र के एक एक इंच की रक्षा करेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद नाटो और मजबूत हुआ है। कीव और मॉस्को के बीच बातचीत से उम्मीद की एक किरण भी नजर आई है। रूस ने यूक्रेन को उसके 144 कैदी सौंपे और यही काम यूक्रेन ने भी किया और रूस के 144 कैदी रिहा कर दिए। जंग के 4 महीने गुजर जाने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों ने बातचीत के बाद कोई सकारात्मक कदम उठाया है, खासतौर पर तब जबकि रूस मारियोपोल जैसे अहम शहर पर कब्जा कर चुका है और इस शहर में अब भी 15,000 यूक्रेनी मौजूद हैं। तो अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। शीतल टैंक्स के साथ करिए जल सुरक्षा की तैयारी, क्योंकि जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित। शीतल वाटर टैंक्स। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग।
मैं हूँ यूपीएल का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। यूपीएल का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। यूपीएल का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक, बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब एशिया से जुड़ी खबरों पर नजर। राजनीतिक अस्थिरता या ये कहें कि स्थायी सरकार के संकट से इजरायल जूझ रहा है। 4 साल में 5 बार इजरायल की संसद को भंग करना पड़ा। 120 सदस्य वाली संसद का लगातार भंग होना कई सवाल खड़ा करता है, क्योंकि विविध दलों के गठबंधन से बनी सरकार को नेतृत्व और मजबूती देना दोनों ही मुश्किल ही है। 4 साल से भी कम समय में 5वीं बार भंग हुई संसद। इसी के साथ ही नवंबर में आम चुनाव कराने पर मुहर लग गई। ये ताजा राजनीतिक संकट मध्य पूर्व के देश इजराइल की है, जिसकी संसद बृहस्पतिवार को भंग कर दी गई। निवर्तमान सरकार के गठन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले यार लैपिड शुक्रवार को मध्यरात्रि के बाद देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे। लैपिड देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालेंगे। नेतन्याहू को सत्ता से हटाकर सरकार बनाते समय बेनेट और लैपिड के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत मौजूदा विदेश मंत्री कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। संसद को भंग करने के प्रस्ताव का 92 सदस्यों ने समर्थन किया, जबकि किसी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया। आम चुनाव 1 नवंबर को होंगे। कोई विरोधी नहीं है, 92 पक्ष में है। इसलिए 24वें नेसेट और पार्टियों के प्रयोजन को भंग करने का बिल 2022 तीसरे राउंड में पारित हो गया है और इसे इजराइल के कानून में जोड़ा जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा आगामी चुनाव में भाग लेने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं इस देश का एक वफादार सैनिक बना रहूंगा, जिसकी मैंने जीवन भर एक सेनानी के रूप में, एक अधिकारी, एक मंत्री के रूप में और बतौर प्रधानमंत्री आपकी सेवा की है। इजराइल का सियासी गणित बहुत रोचक है। बेनेट सरकार के पास विपक्ष से सिर्फ 1 सीट ज्यादा थी। इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं। बहुमत के लिए 61 सीटें चाहिए। इजराइल में भी बहुदलीय व्यवस्था है और छोटी पार्टियां भी कुछ सीटें जीतने में सफल हो जाती है। इसी वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत पाना आसान नहीं होता। नफ्ताली बेनेट इजराइल के इतिहास में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। उनकी सरकार गठन होने के 1 साल बाद ही गिर गई। इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय 12 साल तक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपदस्थ कर बेनेट की सरकार बनी थी। इसके लिए अलग अलग विचारधारा की 8 पार्टियां एकजुट हुई थी। उन्होंने बदलाव का वादा किया, उन्होंने उपचार की बात की, उन्होंने एक प्रयोग किया और यह प्रयोग विफल रहा। मेरे लिए यह बहुत दुखद दिन है
और मुझे लगता है कि सभी इजरायलियों के लिए 3.5 साल में 5वें दौर का चुनाव होना, ऐसे में इसका मतलब है कि हमें खुद को जांचने और निष्कर्ष निकालने की जरूरत है और हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। किसी भी मामले में हम इजराइल में लिबरल राइट के लिए वोट करने और अगले नेसेट में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए इजराइल को हासिल करने और मनाने के लिए कड़ी मेहनत करने जा रहे हैं। सोमवार को नफ्ताली बेनेट और याइर लैपिड संसद भंग करने के लिए सहमत हो गए। कई हफ्तों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इजराइल का सत्तारूढ़ गठबंधन टूट सकता है। एक संयुक्त वक्तव्य में बेनेट और लैपिड ने अपने दलों के बीच गठबंधन को तोड़ने की जानकारी दी। अक्सर प्री या पोस्ट पोल अलायंस होते हैं, इसके बावजूद सरकारें चल नहीं पाती क्योंकि सियासी हालात काफी मुश्किल है। कई मुद्दों पर पार्टियों में मतभेद बने रहते हैं। पिछले चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के खाते में सबसे अधिक सीटें गई थी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें जुटाने में वो असफल रहे थे, इसलिए जनादेश लैपिड को दिया गया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए बेनेट ने 8 वैचारिक रूप से विविध दलों के गठबंधन का नेतृत्व किया, जिसमें डोविश उदारवादी, मध्यमार्गी, हॉकिंस दक्षिणपंथी और एक अरब पार्टी शामिल है। इस गठबंधन में एक अरब पार्टी ने शामिल होकर इतिहास रचा। और वापसी हो गई है। जी हां, दिवंगत तानाशाह के बेटे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर एक बार फिर फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। एक तरफ जीत और शपथ समारोह था तो दूसरी तरफ सड़कों पर उनके खिलाफ नारे लग रहे थे। विरोध मार्शल लॉ को लेकर था, जिसे यातनाओं, हत्याओं और बेकसूरों को जेल में डालने का कानून कहा जाता रहा है। बोंग बोंग नाम से लोकप्रिय मार्कोस जूनियर राष्ट्रपति बनने के बाद क्या बदलाव ला पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। युग बदला, हालात ने करवट ली, स्थिति पक्ष में आई। जनता से मिले अपार प्यार के बाद आक्रोश की आग में जलने वाला परिवार एक बार फिर सत्ता के शिखर पर है। दिवंगत तानाशाह के बेटे, उन्हीं के उपनाम से मशहूर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। इसी के साथ एशिया के प्रसिद्ध राजनीतिक घराने की करीब 36 साल बाद सत्ता में वापसी हो गई है। मार्कोस के पिता फर्डिनेंड ने 1965 से 1986 तक फिलीपींस की सत्ता संभाली थी, लेकिन 1986 में मार्कोस परिवार के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसके बाद बांग बांग सहित पूरा मार्कोस परिवार देश छोड़कर हवाई चला गया था। उस समय मार्कोस की उम्र 28 साल की थी। इसके बाद साल 1991 में मार्कोस जूनियर फिलीपींस लौटे। राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले ही भाषण में मार्कोस ने फिलीपींस लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़ा चुनावी जनादेश के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। बोंग बोंग नाम से लोकप्रिय मार्कोस जूनियर ने राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिद्वंदी लेनी रोब्रेडो से 60% अधिक वोटों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। उन्होंने फिलीपींस वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा जताया। मैं पहले से ही हो रही सफलता के बुनियादी उद्देश्यों पर निर्माण करना चाहता हूं। हम जनता के सामने एक व्यापक बुनियादी ढांचा पेश करेंगे। 6 साल का समय हमारे लिए पर्याप्त है। हमारे शासन में देश के किसी भी हिस्से की उपेक्षा नहीं की जाएगी। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर भले ही सत्ता के शिखर पर पहुंचने में सफल हो गए हों, लेकिन उनके पिता के शासन के कार्यकाल के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और तानाशाही की कड़वी यादें एक बड़े तबके के जहन में अब भी ताजा हैं। एक तरफ फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर शपथ ले रहे थे तो दूसरी ओर उनके खिलाफ लोग सड़कों पर नारे लगा रहे थे। विरोधी इसे मार्शल लॉ के पीड़ितों के चेहरे पर तमाचा बता रहे हैं। फर्डिनेंड मार्कोस ने 1965 से 2 दशकों तक फिलीपींस पर शासन किया था। उन्होंने सत्ता में रहते हुए मार्शल लॉ लगाया था। उनके विरोधी साल 1965 से लेकर 1986 तक के वक्त को फिलीपींस के लिए किसी भयानक त्रासदी से कम नहीं मानते। अपने शासनकाल के दौरान सीनियर मार्कोस पर अनगिनत हत्याओं, यातनाओं और बेकसूरों को जेल में ठूसने का आरोप लगता रहा है। मार्शल लॉ के दौरान यहाँ की जनता को बहुत कुछ झेलना पड़ा था और यहाँ की जनता के लिए एक और मार्कोस को फिलीपींस का राष्ट्रपति बनता देख मुझे लगता है कि यह एक चोट के अपमान को जोड़ रहा है। इन सब के परे नए राष्ट्रपति ने सभी पुराने कड़वे अनुभवों और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को भूलकर साथ मिलकर नए फिलीपींस को गढ़ने का आह्वान किया। हम फिलीपींस की मदद करने के लिए अपने सहयोगियों और दोस्तों की ओर देखेंगे, जो कि बहुत कम कार्बन चिन्हित होने के बावजूद सबसे अधिक जोखिम में है। जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे।
चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बावजूद उनके विरोधियों ने उन्हें सत्ता से रोकने का हर मुमकिन प्रयास किया है। उनका शपथ ग्रहण विरोधियों के अंतिम प्रयास के विफल होने के कुछ दिनों बाद हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पहले अपराधों के लिए उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। वे रोड्रिगो दुर्तेते का स्थान लेंगे, जो ड्रग तस्करों के खिलाफ छेड़ी गई घातक लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर चुके हैं। मार्कोस जूनियर ने अपने दिवंगत पिता के शासन की प्रशंसा की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उनका कार्यकाल अतीत जैसा नहीं होगा, बल्कि एक बेहतर भविष्य के लिए होगा। मार्कोस भले ही अतीत के सहारे देश को आगे ले जाने का दम भर रहे हों, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, डगमगाती अर्थव्यवस्था और ड्रग समस्या से निपटना एक बड़ी चुनौती होगी। तो अभी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो, वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। This world is one of a kind, a world where life thrives, vibrant and enchanting, where there is so much to explore and discover. We have inherited this world to nurture, cherish and care for life, its myriad manifestations, and everything that comes along. In our journey towards exploring the realm of possibilities, expanding our horizons, we must care to give back, replenish what we have taken. Energy transforms. So must we. To live in harmony with the force of life. The time has come for us to take a stand and find better ways for a better tomorrow. The difficult is possible. The impossible, just a little difficult. We at SECI have already taken a pledge to find different ways to harness the power of nature. We innovate technologies that are bringing about a new revolution. Our goal is to initiate a movement that benefits the nation and the world.
invigorate our partners, our stakeholders, to give our future generations a chance to embrace a renewed future. SECI. नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी 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 छोड़ो, गिफ्ट क्या है? लाया ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। मैं हूं UPL का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूं जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। UPL का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। UPL का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरें यूरोप से जुड़ी हुई। आतंकवाद के खिलाफ लगभग हर देश कड़ा रुख अपना रहे हैं। 2015 में हुए पेरिस हमले से जुड़ा हमलावर को फ्रांस की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। पेरिस का हमला उस समय का सबसे भयावह आतंकी हमला माना गया था, जिसमें 130 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पेरिस हमले का इकलौता जिंदा बचा गुनाहगार सलाह अब्दुल सलाम की अदालत के सामने चालबाजियां काम न आई। वो बार बार इस आतंकवादी कार्रवाई को गलती बताकर खुद के कातिल होने पर माफी की चादर डालकर दोषी ठहराए जाने से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अदालत ने उसकी एक न सुनी और भीषण आतंकी हमले के 20 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुना दी। इस आतंकी हमले में 130 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 500 लोग घायल हो गए थे। दिल दहला देने वाली इस आतंकी वारदात को साल 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस के बाटाक्लान थिएटर, पेरिस कैफे और फ्रांस के नेशनल स्टेडियम में अंजाम दिया गया था। कोर्ट ने सलाह अब्दुल सलाम आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसे अपनी पूरी जिंदगी अब जेल की 4 दीवारियों में ही काटनी पड़ेगी और उसे कोई पैरोल भी नहीं मिलेगा। अदालत के इस फैसले ने पीड़ितों के जख्म पर मरहम का काम किया है। ऐसा लगता है कि आज आपको ईमानदार होने के लिए एक शून्य होने जैसा है। हालांकि अब दबाव थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं पिछले 10 महीनों से हम जिस छोटी सी दिनचर्या का पालन कर रहे थे, अब वह भी समाप्त हो जाएगी और काफी आक्रामक लगता है। साथ ही हमें इसे महसूस करने और सामान्य जीवन जीने में कई सप्ताह लगेंगे। पीठासीन न्यायाधीश जीन लुई पेरिस ने 9 महीने तक लगातार चले मुकदमे को समाप्त करते हुए अभूतपूर्व सुरक्षा से घिरे एक न्यायालय में ये फैसला पढ़ा। अब्दुल सलाम के अलावा प्रतिवादियों में से 18 को आतंकवाद से संबंधित धाराओं में विभिन्न सजाएं दी गईं और एक शख्स को धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया, जिसे अगले बुधवार को सजा सुनाए जाने की उम्मीद है। पिछले कई महीनों से 13वीं सदी में बने जस्टिस पैलेस में लगातार सुनवाई की गई और फैसले के लिए कोर्ट के 12 कमरों में लोग खचाखच भरे हुए थे। पिछले कई महीनों से अब्दुल सलाम ने इकरारे जुर्म के साथ साथ तमाम गवाहों के बयान दर्ज किए गए और पीड़ितों ने अपनी अपनी दुख भरी कहानियों को कोर्ट में जजों के सामने रखी। इस आतंकी वारदात में शामिल तमाम आरोपियों से जुड़े सभी सबूत कोर्ट रूम में मुहैया कराए गए, जिसमें हमलावरों को ठिकाना उपलब्ध करवाने वाले और उन्हें खाना पीना
और परिवहन सामग्री उपलब्ध करवाने वाले स्थानीय मददगार भी शामिल थे। मैं अपने दिए गए बयान से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे लगता है कि वे वास्तव में इस स्तर पर आ गए हैं कि राज्य को इस प्रकार के व्यक्तियों से खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। यह उन सभी लोगों को संबोधन में एक बहुत स्पष्ट संदेश है जो कट्टरपंथी के अनुभव और इस्लामवाद से प्रभावित है। फ्रांस के हालिया इतिहास की सबसे खूनी घटनाओं में शामिल इस आतंकी वारदात को इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादियों ने 13 नवंबर 2015 को पेरिस पर एक के बाद एक कई हमले किए थे। इन हमलों को कुल 10 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था, जिनमें 9 ने या तो आत्महत्या कर ली या पुलिस की कार्रवाई में मारे गए। अब्दुल सलाम इस घटना को अंजाम देने के बाद ब्रसल्स में छिप गया था, लेकिन मार्च 2016 में एक इनकाउंटर के दौरान वो बेल्जियम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो इन्हीं खबरों के साथ खबर दुनिया में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।